हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 4, जो एक हम सीरीज देख रहे हैं जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आज का ये पार्ट नंबर 4 है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेते हो तो आपको किसी भी एग्जाम में पॉलिटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। आप आरओ के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी के लिए इन क्वेश्चंस की आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 121 नंबर है, यहाँ से 120 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये प्रत्येक 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं, नंद किशोर सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है, ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? कानून निर्माण हेतु जो प्रस्तावित विधेयक होता है उसके 3 वाचन होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी आयु भी 35 वर्ष ही निर्धारित की गई है चुनाव के लिए। यहीं पे ध्यान रखो, लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी, लोकसभा के लिए आप ध्यान रखोगे 25 वर्ष, या फिर यहीं पे पीएम बोल देगा तो भी कितनी हो जाएगी 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी होती है तो 30 वर्ष, ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर विधानसभा की बात करेगा तो यहाँ 25 वर्ष, और विधान परिषद की बात करेगा तो यहाँ पे 30 वर्ष। अगर विधानसभा में अगर यहाँ पे सीएम बोल दे तो भी कितनी होगी 25 वर्ष इसकी आयु निर्धारित की गई है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान में मूल कर्तव्य का जो विचार लिया गया है वो लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखोगे कि जो मूल कर्तव्य है इसको आर्टिकल नंबर 51 के ए में रखा गया है, आप जानते हो इस चीज को, ठीक है। इसी को जो 42वां अमेंडमेंट था 1976 में आया था, इसी के तहत इसमें ऐड किया गया था। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आप यहाँ ध्यान रखोगे सोवियत संघ से ही हमने पंचवर्षीय योजना जो 5th ईयर प्लान है इसको भी हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है, ध्यान रखोगे इस चीज को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं कितने? देखिए, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो उपराष्ट्रपति में हमेशा जो संसद होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो चुने हुए हों या फिर वो कैसे हों, मनोनीत हों, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के में। अगर प्रेसिडेंट की बात कर रहा होता है यहाँ पे तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए मेंबर जो कि निर्वाचित हुए हैं उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, जो मनोनीत होते हैं उनको अधिकार नहीं होता है प्रेसिडेंट के में, ध्यान रखोगे, ठीक है। और यहीं पे प्रेसिडेंट के में जो हमारे विधानसभा होती है इसके भी चुने हुए मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और विधानसभा के इसमें मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो वहां पे विधानसभा और विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखोगे इस चीज को। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? अगर यहाँ पे केंद्र की बात की गई होती राज्य की जगह पे तो होता प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है राज्य की तो यहाँ पे कौन सर्वे सर्वा होता है, राज्यपाल होता है, ध्यान रखोगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। यहीं पे अगर राज्यपाल की बात करता तो राज्यपाल का जो भाषण होता है हमेशा यहाँ पे सचिव तैयार करता है, ध्यान रखोगे इस चीज को। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना अनिवार्य है? देखिए, हमने आपको बताया था कि जो संसद के सत्र होते हैं वो 3 सत्र होते हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम गैप है
वो 6 मंथ से ज्यादा का नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि 2 बैठक मस्ट होती हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? देखिए, जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है, इसमें ध्यान रखोगे राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं और लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं। टोटल मेंबर संख्या कितनी होती है? 22 संख्या होती है, ध्यान रखोगे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? देखिए, अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखोगे इस चीज को, ये केंद्र सरकार के पास होती हैं। ध्यान रखोगे किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां होती हैं। एक चीज यहीं पे ध्यान रखना, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं ये केंद्र सरकार के पास होती हैं, और जो वैसी शक्तियां होती हैं, जो लिखी हुई शक्तियां हैं, जैसे आप जानते हैं 3 प्रकार की सूची होती है। जैसे एक संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, एक अवशिष्ट सूची होती है। जो अवशिष्ट चीजें हैं वो इसी सूची में डाली जाती हैं। ये केंद्र किसके पास अधिकार होता है? केंद्र के पास अधिकार ज्यादा होता है इसके पास। देखिए, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, 3 जो सूचियां होती हैं, इनके अलावा जो सूची होती है इसे बोलते हैं अवशिष्ट सूची, ठीक है। एक होती है संघ सूची, राज्य सूची, और एक होती है कौन सी? समवर्ती सूची, ठीक है। इसके अलावा एक चौथी सूची होती है जिसे बोलते हैं अवशिष्ट सूची, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, परिसीमन करता कौन है? तो ये चुनाव आयोग परिसीमन करता है। आर्टिकल नंबर 324 में इसका जिक्र किया है, ध्यान रखोगे। ये आर्टिकल नंबर 82 में लिखा हुआ है कि जो परिसीमन होगा वो प्रत्येक जनगणना के बाद होगा। लेकिन इतनी तो लोकसभा के जो बैठने की व्यवस्था है उसमें व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस वजह से क्या किया गया है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो परिसीमन चल रहा है वो 1971 की जनगणना पे परिसीमन हुआ था, जिसके तहत लोकसभा के मेंबर्स की संख्या 550 निर्धारित की गई थी, ठीक है। और इसके बाद जो अभी परिसीमन होगा वो 82 नंबर आर्टिकल से परिसीमन होगा, तो वो 2001 की जनगणना पे परिसीमन होगा। लेकिन इसकी संख्या बढ़ेगी कब? तो 2026 में इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए आपको पता है हमारे नए संसद भवन का बनाया गया है, और इसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, ध्यान रखोगे इस चीज को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसका हेड कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है राजीव कुमार जी, इसके प्रेजेंट टाइम में मुख्य मतलब के अध्यक्ष हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है किसी राज्य का जो मुखिया होता है, जैसे अपने यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट का अगर चुनाव होकर आता है तो उसे बोलते हैं गणतंत्र। और अगर किसी जगह राजा का शासन होता है और राजा का बेटा ही फिर से राजा बन जाएगा तो वहां बोलते हैं राजतंत्र, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस चीज को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? देखिए, आर्टिकल नंबर 74 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति की सलाह के रूप में मंत्रिपरिषद गठन किया गया है 74 के तहत। और 74 में ही लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद होता है इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है? बाध्य होता है, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो ऐसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। अगर हम इनके पूरे राष्ट्रपति के कार्यकाल अगर एक बार कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। अब देखिए, एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं कि राष्ट्रपति का एक बार समझा देते हैं आपको, अब जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए देखिए, अगर बात करेंगे कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति आप जानते हैं जो फर्स्ट नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार से संबंध रखते थे, और ये 1950 में हालांकि इन्हें संविधान सभा ने गठित किया था, और जो निर्वाचित हुए थे तो वो 1952 में हुए थे। 52 से लेके ये 62 तक रहे, ध्यान रखोगे। 52 से 57, 57 से 62, 2 टेन्योर तक ये पूरे कार्यकाल तक रहे, ठीक है। और इसी के साथ में जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही दोबारा यहाँ पे 2 नंबर क्या बन गया कि राष्ट्रपति बन गया के, ठीक है। ध्यान रखोगे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो बर्थडे होता है
5 सितंबर को होता है, ध्यान रखोगे 5 सितंबर को होता है, और इनके बर्थडे को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल था 62 से लेके 67 तक, ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, उसके बाद तीसरे बनते हैं हमारे यहाँ पे, उनका नाम था जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन थे, इनका कार्यकाल 67 से लेके होना चाहिए था कहां तक, 72 तक, लेकिन ये 69 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा गया है पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, और इसके बाद जो एक राष्ट्रपति थे उनका नाम, जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था बीवी गिरी। बीवी गिरी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनते हैं, ये कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, लेकिन बीबी गिरी क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। जब इस्तीफा देते हैं तो एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, इंडियन चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जो एम हिदायतुल्ला थे, ये क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो ये पहले तो क्या बने, उपराष्ट्रपति बने। जब बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया तो क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। इसीलिए कहा गया कि जस्टिस एम हिदायतुल्ला अपने यहाँ तीनों पदों पर कार्य किया है, वो जज भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर 4 नंबर की बात करेंगे। 4 नंबर पे ये खुद ही आ जाते हैं, बीबी गिरी, ये निर्दलीय रूप में चुन के आ जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। जस्टिस सॉरी एम बीबी गिरी के बारे में एक बात ध्यान रखना, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद ध्यान रखना, ये श्रम मंत्री के रूप में काम भी किए थे 1952 से लेके 54 तक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीपीओ का इसी साल 2020 का। ठीक है, इसके पीछे वाली साल का। ठीक है, 5 नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, क्या था नाम, फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी भी इनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति थे बीबी, जिसका नाम था बीडी जत्ती। ठीक है, और ये क्या बनते हैं, कार्यकारी बनते हैं। इसके बाद 6 नंबर के बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनका नाम याद कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पहली बात तो ये निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति चुने गए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद 7 नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे, इनके नाम पे बहुत सारे काम है। पहली बात ध्यान रखेंगे इस चीज को कि ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। क्या थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे। इसके अलावा इन्होंने एक इस्तेमाल किया था पॉकेट वीटो का, ध्यान रखोगे। ठीक है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इन्होंने किया था, किसके लिए किया था, तो ध्यान रखोगे डाक संशोधन विधेयक आया था, जिसके लिए 1986 में क्या किया था, 1986 में इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति के पास जो वीटो की पावर होती है वो 111 के तहत होती है। 3 प्रकार का वीटो होता है, एक पूर्ण होता है, और एक होता है तुम्हारा नियमित, और तीसरा होता है तुम्हारा जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, एक होता है पूर्ण निलंबन, एक होता है निलंबन, और एक लास्ट होता है पॉकेट वीटो। इन्होंने पॉकेट वीटो को इस्तेमाल किया था, जो कि अनिश्चित काल के लिए इसको जेब में रख लिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 8 नंबर की। तो 8 नंबर के राष्ट्रपति बने थे हमारे यहाँ पे, नाम था इनका आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी। ठीक है, ठीक है, वेंकट रमणी का कार्यकाल जो था इंपोर्टेंट है, 87 से लेके 92 तक। ठीक है, 1987 से लेके 92 तक, और 92 से लेके 97 तक रहे थे हमारे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। 10 नंबर के राष्ट्रपति हमारे बने हैं के आर नारायण। ठीक है, के आर नारायण। ठीक है, इसके बाद के आपको उम्मीद करते हैं याद होंगे। ठीक है, 2002 तक रहे थे ये। ठीक है, के आर नारायण के बाद आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि 2 से लेके 7 तक बनते हैं हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम 7 तक रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वैज्ञानिक थे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 12 नंबर की बात करेंगे तो कलाम जी के बाद बनी प्रतिभा पाटिल, और प्रतिभा पाटिल पहली महिला थी जो कि 7 से लेके कब तक रही, 12 तक रही। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, पहली महिला थी। 13 नंबर के बने प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, जिन्हें प्रणब दा के नाम से जाना गया। ठीक है, इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला था भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख के साथ में, ध्यान रखेंगे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी नेता थे, और ये ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसके बाद 14 नंबर के बनते हैं, आप ध्यान रखोगे इनको, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद,
और 15वें नंबर की बनती हैं हमारे यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। और ध्यान रखोगे द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल अभी चल रहा है, आप ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। और इनका जाति पूछ लेगा तो किस जनजाति से हैं, तो संथाल जनजाति से इनका बिलोंग करती है। पहली जनजाति है या फिर पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली कौन है, तो इनका नाम आता है किसका, और द्रौपदी मुर्मू का, ध्यान रखोगे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भी पहली भारतीय राष्ट्रपति जो बनी है वो भी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। 2 से लेकर 7 तक इनका कार्यकाल था। निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी यही थे। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 मेंबर्स मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है, तो ध्यान रखोगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के खत्म कर दिया है 104 नंबर अमेंडमेंट से इसे हमने खत्म कर दिया है, ध्यान रखोगे, ठीक है। हालांकि इसमें लोकसभा में 330 नंबर आर्टिकल थे जिसे अधिकार दिया गया था, लेकिन हमने 104 नंबर अमेंडमेंट से इसे खत्म कर दिया है। 139 नंबर ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर है 143। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, किसके लिए, कि आप किसी मुद्दे पे हमें सुझाव दीजिए। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता है सुझाव दे अथवा ना दे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है तो राष्ट्रपति भी स्वतंत्र होता है कि वो सुझाव माने अथवा ना माने। ये कौन से आर्टिकल तहत होता है, 143 तहत होता है, ध्यान रखोगे। 140 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है, तो 6 सप्ताह। देखिए भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान जो है हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखिए नागरिकता कौन से मंत्रालय के अधीन होती है, तो ध्यान रखोगे गृह मंत्रालय के अधीन होती है, ठीक है, ध्यान रखोगे। हमें नागरिकता किस देश से ग्रहण की है, तो हमने ब्रिटेन देश से हमने मतलब कि नियम को फॉलो किया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और इंडिया में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए में बात करेंगे तो वहां डुअल नागरिकता का प्रावधान है। हालांकि एक चीज ध्यान रखोगे कि पहली बार इसका जो अधिनियम आया था वो कब आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नागरिकता का अधिनियम पहली बार कब आया था, अधिनियम, तो वो आया था 1955 में। लेकिन इसमें अधिनियम में पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया था, तो 1986 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और इसको जो नागरिकता है, अगर किसी और कंट्री का कोई व्यक्ति है वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां होती हैं, आप ध्यान रखोगे इस चीज को। एक होती है जन्म के आधार पे, दूसरी होती है वंश के आधार पे, तीसरी है पंजीकरण के आधार पे, और चौथी होती है देशीकरण के आधार पे, और 5वीं दी गई है अर्जित भूमि के आधार पे, ठीक है। आप देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, और आपको पता है कि भाग नंबर 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 42वां अमेंडमेंट था। 42वां अमेंडमेंट था जो कि 1976 में आया था। 42वां अमेंडमेंट 1976 में इसको हमने अमेंड किया था, और इसके तहत क्या गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे वर्डों को हमने क्या किया, प्रस्तावना में ऐड कर दिया था, ध्यान रखोगे। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। इसे जो 42वां अमेंडमेंट था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये तीनों वर्ड जो है हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। कहां से लिए हैं, तो फ्रांस की क्रांति से। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी, 1789 में क्रांति हुई थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, संघीय शक्ति समिति की बात करेंगे तो हैं जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर बात करेंगे प्रांतीय की तो कौन थे, तो वहां पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ध्यान रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष रखा था, किसने रखा था, तो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कब रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था, और इसको पास कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया था, पास कर दिया गया था। हालांकि एक चीज ध्यान रखना इस चीज को कि पहले जब रखा गया था
तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे रखा गया था, लेकिन बाद में इसे जब स्वीकार किया गया तो प्रस्तावना या फिर कह सकते हैं इसी को इंग्लिश में प्रियम्बल के रूप में इसे स्वीकार किया गया। ध्यान रखोगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बेनिगल नरसिंह राव जी। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है हमारे यहाँ का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हैग नीदरलैंड में, इंडिया की तरफ से पहले जज बनने वाले भी सर बेनिगल नरसिंह राव ही थे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, म्यांमार का जो संविधान है वो भी इन्होंने ही लिखा है। ध्यान रखोगे, किसने? बेनिगल नरसिंह राव ने। बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे। और देखिए, हमने आपको 2 बैठक बताई थी, 9 दिसंबर की और एक थी 11 दिसंबर की। ध्यान रखोगे। और 13 वाली तो हमने तब बताई थी यहाँ पे। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.सी. सिन्हा। दूसरे की स्थायी चुने गए थे, ये अस्थायी थे। स्थायी चुने गए थे तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन इसी बैठक में साथ में ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बी.एन. राव को भी चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी मेंबर चुना गया था? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ने भी बताया आपको। संविधान सभा की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? हमने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, और ऐसा करने वाले जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे। आपको पता है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और जो बीबी गिरी थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनना पड़ा। ठीक है। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ये अधिनियम था भारतीय डाक अधिनियम, और ये आया था 1986 में। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ध्यान रखोगे, ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह। और इनने क्या किया था कि राजीव गांधी के इस अधिनियम को पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। कौन से नंबर पॉकेट वीटो का? तो ध्यान रखोगे, वीटो का इस्तेमाल आर्टिकल नंबर 111 में जिक्र किया गया है, और इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन क्षमादान दे सकता है? आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, चाहे उस व्यक्ति को मृत्यु की या फिर किसी कोर्ट ने, चाहे वो मार्शल कोर्ट हो या फिर सिविल कोर्ट हो, दोनों ही सजा को माफ कर सकता है हमारे देश का राष्ट्रपति, या फिर फांसी की किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है आर्टिकल नंबर 72 के तहत। ठीक है, ध्यान रखोगे। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखना इस चीज को, परमाणु हमले का या फिर किसी देश में विड्रॉ करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। वो राष्ट्रपति युद्ध स्टार्ट भी कर सकता है और युद्ध को समाप्त भी कर सकता है। कौन करता है ऐसा? राष्ट्रपति। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, मंत्रिमंडल की सलाह जरूर लिखी होगी, मंत्रिमंडल की सलाह पर यह काम करता है। ठीक है। और 74 नंबर के तहत किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? देखिए, सिंपल सी बात है, धन विधेयक को, क्योंकि राष्ट्रपति की जो अनुमति होती है उसी के आधार पर ही धन विधेयक स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रपति पहले ही अपनी अनुमति प्रदान कर चुका होता है, इसीलिए इसको लौटाने का अधिकार दोबारा नहीं दिया गया है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तीनों पदों पर काम करने वाले जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे। ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो ध्यान रखेंगे, संघीय मंत्री परिषद आर्टिकल नंबर 74 के तहत। और यहां लिखा हो सलाह मांगता किससे है? तो सुप्रीम कोर्ट से। ध्यान रखोगे, 143 के तहत मांग सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने मेंबर को मनोनीत करता है? लोकसभा में ध्यान रखोगे 2 थे और राज्यसभा में 12 हैं अभी भी। ठीक है, लोकसभा में 2 थे, 104 के तहत इसको क्या कर दिया? हटा दिया है अमेंडमेंट से। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 14 थे, अब 12 बचे हैं। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। पीछे क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ही बिल की स्वीकृति प्रदान करता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नहीं करता है।
हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, इसको सस्पेंस में डाल देना, और राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है ये, ठीक है। यही तो बनता है बाद में, जो राज्यसभा होती है उसका अध्यक्ष बनता है, ठीक है, नियुक्ति करता है ये, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो ध्यान रखोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और साथ में थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, ठीक है, ध्यान रखोगे। पहला पूछ लेगा तो ध्यान रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही नाम लगाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ऐसा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये बिहार राज्य से संबंध रखते थे, हमें पता है इस चीज के बारे में। 1950 में इन्हें पहली बार चुना गया था, लेकिन 1952 में निर्वाचित रूप के होके आए थे, और 1957 में फिर से निर्वाचित होकर आए थे। ध्यान रखोगे इसी को, 2 बार हमारे देश के निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बने थे ये। संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र 3 होते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आपको कैसा लग रहा है। इसके अलावा आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।